हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने परिवार बीएससी विजन में। चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और इस लेक्चर में आप सभी को पता है कि बात करेंगे लूप एनालिसिस और नोड एनालिसिस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं उनके ऊपर। तो लेक्चर का शुभारंभ एक बहुत ही प्यारी पंक्ति के साथ करना चाहूँगा, और जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगी, आपको मोटिवेट बनाएगी कि लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। तो इसी ऊर्जावान तरीके से, इसी मोटिवेशन से अपन पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार, आपको मैं बोलूंगा आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाने वाला है इस लेक्चर में। आप अंत तक बने रहना। आपको लूप एनालिसिस और नोड एनालिसिस से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। आने वाले 2-3 लेक्चर में जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे, धीरे धीरे, ऐसा नहीं है एक साथ अपन सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी अपन धीरे धीरे फ्लो में आएंगे, और धीरे धीरे फ्लो में आएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी नेक्स्ट लेवल होगा, वो भी शानदार होगा। और अगर अपन एक साथ ही चीज़ों को एक साथ बोले तो मैं तो चीज़ों को एक साथ सोल्व भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 क्वेश्चन जितने भी इसमें न्यूमेरिकल्स हैं एक साथ सोल्व करा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपके लिए वो लेक्चर बोरिंग हो जाएगा और बिना फालतू में आपके लिए वो टॉपिक भी टफ बन जाएगा, जबकि टॉपिक टफ है ही नहीं। तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई भी टॉपिक टफ बने या फिर हार्ड बने। तो इसलिए अपन धीरे धीरे, कहते हैं ना कि हलवा होता है वो सेहत के लिए बहुत ही सही होता है। हलवा अपने सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन अगर उसी हलवे को गरम गरम खा लिया जाए तो वो फिर जीभ जला देता है। तो वही बात है, एक साथ अपन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो माइंड में खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे मान के चलेगा 5-4 लेक्चर हो गए, 5-4 टॉपिक हो गए, फिर बीच बीच में अपन न्यूमेरिकल सेशन रख लेंगे। तो चलेगा, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन को देखने से आपको भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि लूप एनालिसिस आपको पढ़ रखा है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, I1, I2, I3 का आपको मान ज्ञात करना है। एक आपको कोई भी सर्किट दिया गया है या नेटवर्क दिया गया है, इस नेटवर्क में आपको I1, I2, I3 का मान ज्ञात करना है। अब कैसे करोगे भाई? यहाँ पे I1, I2, I3 का मान ज्ञात कैसे करोगे, मेरे को बताओ देखे इसमें। तो आप कहोगे यार I1, I2, I3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब अपन को धीरे धीरे पता चला, बोले किरचॉफ वोल्टेज लॉ में ऐसा होता है कि हमें करंट तो ज्ञात करनी होती है और वोल्टेज दी होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको वोल्टेज तो दी गई है और एक करंट से आपको ज्ञात करनी है। यही तो होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। तो वही चीज अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ पर लगाएंगे, और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ये कहता है कि किसी भी लूप या मेश में, मेश शब्द मैं इसलिए यूज में ले रहा हूं क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीज है वो अपनी मेश है, जो महत्वपूर्ण चीज है वो अपनी है मेश। तो किसी भी लूप या मेश में एक फिक्स डायरेक्शन में चलते हुए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम शून्य होता है। अब ये सब चीजें मैंने बाकायदा आपको बता रखी हैं, अगर ये चीजें नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देखना, और फिर आप यहाँ पे आओगे तो शायद आपको एक बेहतर बेनिफिट मिल पाएगा, एक बेहतर रिजल्ट आप पाओगे। तो देखिएगा, अब अपन देखते हैं। तो आपको पता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ पहली बात तो लूप में लगता है। तो लूप कहाँ पे है? तो कोई भी बंद पथ जहाँ पे धारा का, वास्तविकता में अपन लूप में मेश यूज में लेते हैं, और मेश यही कहता है कि कोई भी बंद पथ है या कोई भी लूप है जिसमें धारा का डिवीजन नहीं हो रहा है, जिसमें धारा का बंटवारा नहीं हो रहा है, वो अपना होता है मेश। तो यहाँ पे मेरे को बताओ मेश कौन कौन से हैं। वैसे लूप तो ये पूरा भी एक लूप है, लेकिन इसमें देखो कितनी करंट डिवाइड में आ रही है, तो वो वाला अपन नहीं लेंगे। अपन मेश में वो लेंगे जो बंद पथ है, जिसमें धारा का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई, मैं अपने मन से मान लूँ कि ये मान लो अपना लूप फर्स्ट हो गया, I2 करंट वाले को अपन बोल दें कि लूप सेकंड हो गया, और आपकी मन मर्जी आए वो कर लो, क्योंकि अपन को तो यहाँ से 3 इक्वेशन प्राप्त होने वाले हैं भाई। अपन को तो यहाँ से 3 इक्वेशन चाहिए, और उन 3 इक्वेशन को सोल्व करके अपन वैल्यू निकालेंगे। तो इसलिए आप लूप इसको पहला मानो या इसको पहला मानो, कोई फर्क इस पर पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए जो मर्जी आए वैसा आप लूप मान लेना, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी को मानो जिसमें I1 फ्लो हो रही है उसी लूप फर्स्ट मानो, थोड़ा दिखने में अच्छा होता है। और बाकी आप कोई सा भी लूप मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सबसे पहले अपन इसमें किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। और जब आप 3 बार किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देंगे तो उसमें आपको होगा क्या?
क्या होगा भाई, आप मेरे को बताओ क्या होगा। तो इसमें ये होगा कि आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से, और जब आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे, 3 इक्वेशन को सोल्व करने की आपके पास कई विधियां पड़ी हुई है। आप जो मेथड यूज करना चाहें वो मेथड आप यूज कर सकते हो, और मैं तो बोलूंगा जो रेफर करता हूँ वो मेथड अपन मैट्रिक्स विधि से और फिर del 1 del 2 del 3 वैसे करके और वो सोल्व कर लेंगे। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ आएगा भी नहीं, धीरे धीरे आप देखोगे सब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बाई अपन किरचॉफ का वोल्टेज लो इन लूप फर्स्ट, किरचॉफ का वोल्टेज लो इसमें लगाएं। किरचॉफ का वोल्टेज लो आपको पता होना चाहिए। मैं यहां से चला और यहां तक आया, कुछ आपको नजर आया तो आप बोल रहे हो बोले सीधी वायर है सर, सीधी वायर है। अब सीधी वायर है तो उस पर कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा तो आगे चलो। अपन को क्या है, अब यहां इस पॉइंट से जाने के बाद मैं इस पॉइंट पे रुका तो मेरे को एक चीज पता चली, बोले यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है। ये देखने से मेरे को पता चल गया बोले यहां पे कुछ है। अब इस पे यहां पे है क्या, यहां पे कुछ है, ये तो बात ठीक है। यहां पे है क्या, तो आप कहोगे सर रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस के सिरों पे क्या होता है, बोले पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज अपन को यहाँ पे मिलने वाली है, और वोल्टेज को कैसे अपन निकालेंगे, तो वोल्टेज को निकालते हैं V = IR, अपना वो ओम का जो फॉर्मूला है वहां से, यानी करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपस में डिवाइड कर दें तो अपन को टोटल वोल्टेज मिल जाएगा दोनों पॉइंट्स के ऊपर। अब मेरे भाई करंट से यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है, इस पूरे लूप में करंट I1 फ्लो हो रहा है, और अपना रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे I1 × 1 बोल दूं। ठीक बात है सर, यहाँ तक तो ठीक है, और बहुत से बच्चों ने I1 × 1 सोचा भी होगा। लेकिन मैं अगर बोलूं कि ये आधा अधूरा है तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा फील कर पाओगे कि अगर मैं बोलूं कि आधा अधूरा है, तो आप कहोगे सर आधा अधूरा कैसे। तो वैसे तो अपन लूप एनालिसिस में पढ़ रखा है, अपन यहाँ पे टोटल करंट देखेंगे, और आपको पता है किरचॉफ का लॉ ये बोलता है कि आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों देखेंगे। मेरे भाई I1 करंट आ रही है, मेरे को एक बात बताओ, इस वाले रेजिस्टेंस में कौन कौन सी करंट आ रही है या कितनी करंट फ्लो हो रही है, पहले तो ऐसे बताओ। तो क्या आपको I1 नजर आई? मेरे भाई एक बात बताओ, इस पूरे में ये I1 तो फ्लो हो रही है, मैं बोल रहा हूं I1 तो इस पूरे में फ्लो हो रही है ऐसे। लेकिन अगर आप लूप सेकंड में देखोगे तो लूप सेकंड से अटैच है, मतलब ये I2 भी तो इसके विपरीत साइड से फ्लो हो रही है। कुछ बात समझ में आई मेरे भाई? I1 तो पूरे लूप में फ्लो हो रही है, मैं मान रहा हूं, लेकिन सेकंड लूप की तरफ आप देखोगे तो सेकंड लूप में भी तो I2 ऐसे ही घूम रही है ना। अब I2 ऐसे घूम रही है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में भी तो I2 आएगी, तो ये विपरीत डायरेक्शन से आती है। और आपको मैंने बताया था जब साइन समझाया कि अगर अपने चलने की दिशा और धारा की दिशा, जैसे अपन इधर ही चल रहे थे और धारा की दिशा भी सेम थी तो पॉजिटिव चिन्ह, और अगर अपने चलने की दिशा ये है और धारा की दिशा देखो I2 की विपरीत है, तो अपने चलने की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उस वक्त अपन जो साइन चिन्ह यूज में लेते हैं वो भी अपोजिट साइन यानी माइनस साइन चिन्ह यूज में लेते हैं। तो माइनस के करंट तो क्या I2 और इनटू रेजिस्टेंस तो अपना 1 ही होने वाला है, क्योंकि 1 रेजिस्टेंस पे 2 करंट फ्लो हो रही है। एक तो I1 जो कि आ रही है, जिस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में आ रही है, और दूसरी करंट I2 है जो कि विपरीत साइड से घुसने का प्रयास कर रही है, और जो विपरीत साइड से घुसने का प्रयास करती है उसको अपोजिट साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है, यहां तक काम कंप्लीट हुआ। अब आप जैसे ही आगे बढ़े आपको बैटरी नजर आई, और बैटरी के सिरों पे क्या होता है, इस लूप फर्स्ट को समझ लेना, लूप सेकंड और थर्ड से आप खुद इक्वेशन बनाओगे, ये बात ध्यान रखना। मैं लूप फर्स्ट में जितने कंसेप्ट क्लियर करने हैं सारे लूप फर्स्ट में करवा दूंगा। लूप सेकंड में आप खुद बोलोगे दिल बोले वाह, क्या बोलेगा, दिल बोले वाह। मतलब लूप सेकंड और थर्ड से खुद आप इक्वेशन बनाओगे, खुद सारा काम करोगे, खुद सारा तामझाम करोगे, मजा तो तभी आएगा ना पढ़ने का। अब मैं अकेला बलडाता रहूंगा, मैं अकेला बोलता रहूंगा, तो फिर उस चीज का क्या मजा है। मेरे सामने एक कैमरा है और कोई रिएक्शन नहीं है। अब रिएक्शन कब होगा, जब आप मेरे साथ अटैच करोगे, जब आप मेरे साथ अटैच करोगे, जो मैं बोल रहा हूं वो करोगे, मजा तभी आएगा दोनों साइड्स में। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां तक अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया। फिर अपन आगे बढ़े, बैटरी आई, बैटरी के सिरों पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू आपको 6 वोल्ट दिया गया है, बैटरी का वैल्यू तो आपको दिया गया है। फिर दूसरी चीज ये भी आती है कि यार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
क्या होता है, तो आपको मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो और जो साइन सबसे पहले आएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसी प्रवृत्ति का होगा। मतलब आप इस साइड में चल रहे हो और साइन पहले कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव चिन्ह के साथ आएगा, +6 आ गया। यहां तक काम हो गया। इसके बाद आप जब जाओगे तो आपको एक रेजिस्टेंस फिर से नजर आया, और रेजिस्टेंस फिर से नजर आया तो आपका दिमाग खटका। अरे दया, दिमाग खटका कि नहीं खटका? बोले खटका। क्या खटका? बोले यहां पे रेजिस्टेंस है, मतलब इसके सिरों पे क्या होगा, क्या होगा? बोले रेजिस्टेंस है सर, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे। हाँ तो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो आप मेरे को एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज होता है, और वोल्टेज क्या होता है? आईआर सूत्र से कैलकुलेट करते हैं। आई का वैल्यू बताओ मेरे को यहाँ पे, तो आई का वैल्यू के सर टोटल करंट अपन देखते हैं, तो उस करंट को तो अपन पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेते हैं जो करंट अपने डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं, जहां से मैं चल रहा हूं मेरे दल के। आप एक बात बताओ, आप अभी राजनीति का टाइम करें, राजनीति की बातें वैसे क्लास में नहीं लाएंगे मैं किसी दल की, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मेरा कोई दल है, मेरा कोई ग्रुप है, और वो ग्रुप मेरी बात मान रहा है, जैसी डायरेक्शन में उसे दे रहा हूं वो वैसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो ग्रुप मेरे खिलाफ हुआ या फिर मेरे साथ हुआ? भाई कोई भी मेरा ग्रुप है, मानिए चलेगा मेरा कोई फ्रेंड सर्किल है, हम 5 दोस्त हैं, हम 7 दोस्त हैं, तो मान के चलेगा हम 5-7 जितने भी, मानिए 7 दोस्त हैं, और 7 दोस्तों का एक पूरा फ्रेंड सर्किल है। अब जैसे मैं उनको कहता हूं, जैसी डायरेक्शन में उनको देता हूं वो उसी डायरेक्शन में चलते हैं, बोले यार ये करेंगे, तो वो कहते हैं हाँ हाँ ये करेंगे, तो मतलब वो मेरे साथ हुए या मेरे खिलाफ हुए? तो आप कहोगे सर साथ हुए। साथ हुए तो मैं उनके साथ जुड़ पाऊंगा या फिर घटूंगा, मतलब मैं उनके साथ रहूंगा या फिर उनसे दूर हटूंगा? तो सर अगर आपका साथ दे रहे हैं तो आप पागल तो नहीं हो गए, आप उनके साथ ही रहोगे ना। अगर दोस्त आपका साथ दे रहे हैं तो आपको भी उनका साथ देना चाहिए, मतलब आप उनके साथ रहोगे, और साथ रहने का मतलब ऐड होगा, साथ होने का मतलब क्या होगा? ऐड होगा, मतलब पॉजिटिव चिन्ह आएगा। लेकिन मान के चलेगा कोई एक ऐसा है, 5-4 चिंपांजी सी लड़के ऐसे हैं जो मेरी बात ही नहीं मानते। सर चिंपांजी क्यों बोल रहे हो? और क्या बोलो, जो मेरी बात नहीं मानते तो वो मेरे खिलाफ होंगे ना भाई। ठीक है, 5-4 लड़के ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि अपन ऐसा करेंगे तो वो वैसी बात ही नहीं मानते। तो एक बात बताओ, मैं उनके साथ रहूंगा या उनसे दूर रहूंगा? तो सर आप तो फिर वो पागलों वाली बात कर रहे हो। आप उनके साथ क्यों रहोगे अगर वो आपकी बात ही नहीं मान रहे हैं? अगर आपकी बताई गई बात की अगर वो कदर नहीं कर रहे हैं तो आप उनको दूर हट जाना चाहिए, आपको तो उनसे तो दूर हट जाना चाहिए, मतलब माइनस चिन्ह आएगा। तो वही चीज है कि अपन जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं और उसी डायरेक्शन में अपने जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें करंट की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं उसी में करंट की डायरेक्शन है, वो तो पॉजिटिव होगी, और मेरे विपरीत होगी तो वो नेगेटिव होगी। तो मेरे भाई यहाँ पे देखोगे तो I1 तो क्या आएगा? पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, इसमें I3 भी तो फ्लो हो रही है, इस वाले में, इस वाले लूप में I3 भी तो फ्लो हो रही है, जो कि विपरीत है, ऐसे घूम के आएगी तो विपरीत होगी। I1 अपन तो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं जबकि I3 इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब विपरीत होगी, और विपरीत होगी तो वो अपने साथ क्या करेगी? कोरिलेट नहीं करेगी, मतलब I1 माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन इसके साथ आएगा I3 इंटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2, ठीक है, इंटू रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2। यहां तक काम हो गया। अब मैं यहां से यहां तक गया, सर खाली खाली है, सुनापन है, कोई बात नहीं है, अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे आप आगे चले आपको एक बैटरी नजर आई, और बैटरी के सिरों पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। क्या होता है भाई? बैटरी के सिरों पे सिर्फ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है तो वो तो आप जानते हो कि जिस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं, जो साइन सबसे पहले आ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की प्रवृत्ति भी वही हो ही जा रही है। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या आ रहा है? माइनस, तो ये क्या हो गया? -8। और जहां से मैं चलना स्टार्ट किया वहां पे आके खत्म हो जाऊं, मतलब मेरा लूप कंप्लीट हो गया, मैंने पूरा चक्कर काट लिया, मैंने पूरा घेरा घूम लिया। इसका मतलब कि जो वोल्टेज लो क्या बोल रहा है कि एल्जेब्रिक सम हो गया इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इसको सही रूप में लिख दो, I1 के साथ क्या क्या कोफिशिएंट आ रहे हैं, I2 के साथ क्या क्या कोफिशिएंट आ रहे हैं, I3 के साथ क्या क्या कोफिशिएंट आ रहे हैं, बस उनको लिख दो। तो I1 के साथ अपन देखते हैं, I1 के साथ एक तो ये रहा और 2 ये रहे, मतलब 2 और 1 कितने हो गए? 3 हो गए। तो I1 के साथ हो गए 3, प्लस में I2 के साथ कितने हो गए? तो सर माइनस का एक तो ये रहा, और कुछ है नहीं है, तो I2 के साथ हो गया -1, प्लस में I3 के साथ अपन देखते हैं तो सर माइनस का 2 तो ये रहा,
और कुछ है नहीं, ये तो माइनस का 2 हो गया, और -8 और +6 -2 इसको इक्वल टू उधर लेके जाऊंगा तो इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये अपना लूप फर्स्ट में अपने किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई किया और तब जाकर के अपने पास ये समीकरण मिल गए। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई भारी भरकम मैंने काम किया इसमें? इस वाले समीकरण को निकालने में मैंने कोई बहुत बड़ा भारी भरकम काम किया या कोई बहुत बड़ा लॉ लगाया क्या? आप बताओ मेरे को। तो आप कहोगे यार बहुत बड़ा लॉ क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस और उसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, और बैटरी आई वहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसकी प्रवृत्तियां हम जानते हैं, सब कुछ दे तो रखा था अगले ने, अपन ने किया क्या इसमें? बताओ भाई, अपन ने किया क्या इसमें? अगले ने सारा कुछ दे रखा था। तो इसका मतलब तो आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब आप लूप सेकंड और लूप थर्ड में क्या कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यूज? बताओ रे। अरे लूप सेकंड और लूप थर्ड में अब कैलकुलेट कर पाओगे क्या? कोरिलेट कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। अब लूप सेकंड और लूप थर्ड में आप खुद कैलकुलेट करोगे, ठीक है? वीडियो को पॉज करो, देखो और खुद कैलकुलेट करो, और जैसे जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बस वीडियोज में आपको देखना है कि आपने सही किया कि गलत किया। कर लिया वीडियो को पॉज, ठीक है? हाँ, अब आप कैलकुलेट करोगे, वीडियो को पॉज कर दो, कैलकुलेट करो और फिर मेरे साथ साथ चलना, ठीक है? ओके, करो, कैलकुलेट करो भाई, तब तक मैं पानी पी लेता। होपफुली आपने कैलकुलेट किया होगा, मैं मान के चल रहा हूं, चलेगा। अब अपन फटाफट से इन चीजों को सोल्व कर लेते हैं। अब मैं लगाता हूं बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप। लूप सेकंड में लगाएं, यहां से यहां तक चले, कुछ मिला कुछ नहीं मिला। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स पे क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरे को बताओ इसमें करंट कौन सी आ रही है? तो सर केवल I2 आ रही है, इसके अलावा कुछ करंट और तो नहीं आ रही है। किसी के दिमाग में I3 तो नहीं आ रहा है? बोले I3 भी तो ऐसे घूम के यहाँ आएगा। अरे तो I3 तो इसमें घूमेगा, यहाँ पे कहां पे आएगा रे? पागल हो गए हो? यू आर मैड? नो नो, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर जीनियस, यू आर सब कुछ, है ना? पर मैड नहीं है, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा, I2 इंटू 2, तो मैं 2I2 लिख दूं इसको, ठीक है? फिर मैं यहां से यहां तक गया तो आप बोले सर कोरा वायर है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, यहां तक आ गया। अब यहां से यहां वापस जाऊंगा इधर वाली डायरेक्शन में, तो अपनी करंट फ्लो हो रही है I2, तो I2 तो क्या आ जाएगी, प्लस में। मेरे भाई इसमें क्या विपरीत साइड से भी आ रहा है? अब देखना, इसकी बात करें तो I1 करंट फ्लो हो रही है और विपरीत साइड से फ्लो हो रही है। अपने जाने की डायरेक्शन ये है, अपन इस साइड से जा रहे हैं, जबकि I1 इस साइड से आ रही है। तो मतलब क्या हो जाएगा, I2 माइनस क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, और इनटू रेजिस्टेंस 1 हो गया। ये लूप कंप्लीट हो गया। ये लो, अब यहाँ पे I1 के साथ मैं कितना लिख दूं, 1, और I1 के साथ कितना आएगा, माइनस का 1। I1 के साथ आ गया -1, प्लस में I2 के साथ आ गया 2, तो एरा और 1 एरा, I3 नहीं है तो 0 और इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 2। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं लगाता हूं बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप थर्ड। फटाफट से लूप थर्ड की ओर देखोगे, यहां से यहां चला, कुछ नहीं मिला, यहां से यहां चला, बिल्कुल मिला। अब मेरे भाई I3 करंट के अलावा इस पर कोई करंट और फ्लो हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, तो क्या आ जाएगा, ओनली I3। यहां तक आ गया, यहां से आगे चला, क्या हुआ सर, केवल वायर है, केवल वायर है तो कुछ नहीं होगा वहां पे। यहां तक आ गए, यहां के आने के बाद मैं आगे चला, तो देखो I3 करंट यहां पे फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो देखो प्लस में तो क्या आ जाएगा, I3। क्या विपरीत साइड से कोई डायरेक्शन में कोई करंट और आ रही है? तो आप कहोगे सर I1 फ्लो हो रही है ना विपरीत साइड से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का I1, और इनटू रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया। और फिर आप गए, बैटरी आई, अपन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं सर। अब की बात, बैटरी आई तो बैटरी पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। प्रवृत्ति क्या होगी, चलते समय सर माइनस चिन्ह अब की बार पहले आया है, तो प्रवृत्ति नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो भाई, और इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो I1 के साथ आ गया माइनस का 2, I2 कुछ नहीं आया तो 0, और I3 के साथ यहाँ पे आ गया अपना 2, तो ये रहा, और एक 3, और इक्वल टू आ गया 6। ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण क्या कर देंगे, यहाँ पे अपन समीकरण 1, 2 और 3 को मैट्रिक्स रूप में लिख देंगे, मैट्रिक्स रूप में। फट रखा ना पढ़ने लूप एनालिसिस में, इन तीनों समीकरणों को आप जैसा मन चाहे
आप सोल्व कर सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है इस बात में, लेकिन जो सिंपल वे है वो अपना मैट्रिक्स रूप वाला है और अपन तो सिंपल वे की तरफ ही बढ़ेंगे ना भाई। अब बताओ मैट्रिक्स रूप में कैसे लिखे, तो मैट्रिक्स रूप में देखना, फर्स्ट समीकरण में I1 का कोफिशिएंट कितना 3, दूसरे समीकरण में I1 का कोफिशिएंट -1 और तीसरे समीकरण में I1 का कोफिशिएंट -2। इसी प्रकार से फर्स्ट समीकरण में I1 का कोफिशिएंट -1, I2 का सॉरी -1, सेकेंड समीकरण में I2 का कोफिशिएंट 3 और थर्ड समीकरण में I2 का कोफिशिएंट 0 और इसी प्रकार से I3 का कोफिशिएंट फर्स्ट में क्या आ गया -2, इसमें क्या आ गया 0 और इसमें क्या आ गया 3 और ये क्या होगा I1 I2 I3। मैट्रिक्स रूप में ऐसे ही लिखेंगे ना और इक्वल टू, अब बताओ बराबर वाले ले लो, बराबर वाले में 2 है फिर 0 है और फिर क्या आ गया 6 आ गया, ये आ गया ना, बराबर वाले सारे अपन आगे ले लेंगे, कोई बात कोई दिक्कत इसमें, यहां तक कोई प्रॉब्लम। भाई मैंने कुछ नहीं किया, इन तीनों समीकरण जो आपको प्राप्त हुए जो यूं बड़े बड़े दिख रहे थे उनको मैंने मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, ये तीनों समीकरण जो बड़े बड़े भारी भारी दिख रहे थे इनको अपने मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। और अगर आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिखते हैं भाई मैट्रिक्स रूप में। मैट्रिक्स रूप आपने यार +1+ क्लासेज में खूब पढ़ी हुई है, वो थोड़ी सिखाएंगे अपन, ठीक है। I1 का कोफिशिएंट, ये I1 की रो हो गई, ये I2 की रो हो गई, ये I3 की रो हो गई और I1 I2 I3, ऐसे ही तो हुआ भाई। ये पूरे में तीनों समीकरणों की I1 की रो, I2 की रो, I3 की रो और ये I1 I2 I3, ऐसा ही हुआ। अब देखो जैसे ही आप इसको गुणा करोगे तो ऐसे ही गुणा करोगे ना, तो 3I1 -I2 और प्लस -2 I3, तो देखो 3I1 -I2 और -2 I3, तो ऐसे के ऐसे तीनों समीकरण, फिर इस रो को इससे गुणा कराओगे तो सेकंड समीकरण प्राप्त होगा, इस रो को इससे गुणा कराओगे तो थर्ड समीकरण प्राप्त हो जाएगा। सेम वही है, इसको अपन ने मैट्रिक्स रूप में लिखा है ताकि अपन सोल्व कर सके। और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये तो अपनी हो गई इंपीडेंस टेबल। भाई इंपीडेंस ही तो है, ये सारी रेजिस्टेंस की वैल्यूज ही तो है, तो इंपीडेंस टेबल हो गई ये अपनी करंट हो गई और ये क्या हो गई भाई, ये अपनी हो गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज वाली, यानी Z × I = V वाला फॉर्मूला बन गया भाई। V = IR, R मैं यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि R का मतलब होता है कम, यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म अपन ने लिखा है, पूरा एनालिसिस पूरा एक नेटवर्क रूम में है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे Z शब्द यूज में लिया है। R भी यहाँ पे आ सकता है और V = IR फॉर्मूला तो आप सब जानते ही हो। देखो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभार मुझे एक बात ध्यान आ गई यहाँ से, जब अपन क्या करते हैं कि कभी कभार ये होता है कि अपन गलत कंसेप्ट पकड़ लेते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आपको समझना है तो एक सही वे में, एक सही कंसेप्ट को लेकर के आप चलोगे, तभी आप उसको एक बेहतर तरीके से समझ पाओगे, एक बेहतर तरीके से उस चीज को सोल्व कर पाओगे। कभी कभार क्या होता है कि कभी टीचर की कमी से, या मान के चलेगा मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ और एक एक चीज मैंने नहीं बताई और कहीं पे आप गलत कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ गए, तो वो गलत कंसेप्ट हमेशा आपके दिमाग में हावी रहता है, हमेशा हर चीजों को समझने में आपको हावी बना देता है, चीजों को जटिल बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है चीजों को, क्योंकि गलत कंसेप्ट कभी भी अपने माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो तो आपको बिल्कुल उसका पूछना चाहिए। आपके पास यहाँ पे कमेंट बॉक्स है और आपको तो यहाँ पे कोई जानने वाला भी नहीं है। मान के चलो अपन किसी ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं तो तब अपन संकोच भी कर सकते हैं कि यार यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, कितने छात्र बैठे हुए हैं, मैं कैसे पूछूं, इतनी छोटी चीज कैसे पूछूं। खैर संकोच नहीं करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, लेकिन होता है ऐसा। लेकिन अब यहाँ पे तो ऑनलाइन में तो वो सिस्टम भी नहीं है, तो आपको बिल्कुल पूछना चाहिए। मैं आपको मेरी एक स्टोरी आपको शेयर करने वाला था गलत कंसेप्ट में। देखो ये जो V = IR आप ओम का फॉर्मूला पढ़ते हो, ये तो आप सबने पता है और ये अपने 9-10 से याद आता है यार। V = IR फॉर्मूला अपने 9-10 से याद आता है। अब V = IR में मेरे को, मैं बोल रहा हूं कि +1 यानी 11th क्लास तक मेरे को V में वेलोसिटी को मान के चल रहा था। ये मेरी हालत थी फिजिक्स की, मैं आपको बता रहा हूं। V में ओम के नियम में मेरा V का मतलब था वेलोसिटी, वेग है। ये मेरे को 11th में लास्ट में जाकर के पता चला, बोले ये तो वोल्टेज है। तो ये वही हो गया। इसके ऊपर वो जो एक शेर आपने सुन रखा होगा कि एक शेर है, बहुत ही प्यारा शेर है कि अर्ज किया है कागज पे जो कागज पे लिखी गजल, कागज पे लिखी गजल बकरी चबा गई, कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई और पूरे गांव में चर्चा हो गई कि बकरी शेर खा गई। तो वो वाला सिस्टम हो गया यहाँ पे।
वो वाला सिस्टम हो गया कि अपन कभी कभार गलत कंसेप्ट पकड़ लेते हैं। अब बकरी ने खाया तो कागज ही था, लेकिन गांव में रोड़ा दामा क्या हुआ कि बकरी शेर खा गई। अब गांव वालों को लगा बोले यार वो बड़े वाला शेर है, द किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा, वो खा गई बकरी। अब बकरी की क्या औकात यार वो शेर के सामने भी जाए। लेकिन होता है कभी कभार की कुछ, तो तभी अपन कहते हैं ना कि आंखों देखी और कानों सुनी बात पे अपन को विश्वास करना चाहिए। ये बात बहुत ही अच्छी कही गई है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है। अब मैंने ये जो चीज बताई वो तो आपको आती होगी। अब अपन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सोल्व कर लें भाई, अब सोल्व कर लें अपन। देखना अब अपन को सोल्व कैसे करना है, बोले एक तो सारणिक का वैल्यू चाहिए और अपन को अब डेल 1 डेल 2 डेल 3 ये तीन वैल्यू चाहिए। एक तो डेल जेड का वैल्यू चाहिए। तो डेल जेड का वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, डेल जेड का वैल्यू यही है कि ये वाली जो जेड वाली इंपीडेंस है इसको सारणिक रूप में लिख दो, 3 -1 -2 -1 3 और 0 -2 0 और 3, ये ठीक है। अब इसकी सारणी का वैल्यू निकाल लोगे तो डेल जेड का वैल्यू मिल जाएगा। डेल 1 का वैल्यू कैसे मिलेगा कि सर जो ये वोल्टेज वाला कॉलम है ना, इसको अपने ये जो इंपीडेंस वाले फर्स्ट कॉलम के साथ रिप्लेस कर दो, यानी 3 -1 -2 को ढक लो फर्स्ट वाले कॉलम को और 206 वहां पे रख दो और सेकंड थर्ड ऐसे कैसे, तो वो हो गया डेल 1 का वैल्यू। डेल 2 के वैल्यू में क्या करोगे कि फर्स्ट वाला तो ऐसे कैसे, थर्ड वाला सेकंड वाले में डेल 2 का मतलब सेकंड वाले कॉलम से अपन को फेरबदल करना है। किसको फेरबदल करोगे, सेकंड वाले कॉलम को, यानी वोल्टेज वाले कॉलम को सेकंड वाले कॉलम से रिप्लेस कर देना। अपने इंपीडेंस के सेकंड वाले कॉलम से वोल्टेज कॉलम को आप जैसे रिप्लेस करोगे डेल 2 का वैल्यू मिलेगा। डेल 3 का वैल्यू फर्स्ट सेकंड ऐसे कैसे, थर्ड वाले कॉलम की जगह वोल्टेज वाला कॉलम आ जाएगा तो ये डेल 3 की वैल्यू हो जाएगी। और डेल 1 डेल 2 डेल 3 और डेल जेड की अगर आपको वैल्यू पता है तो फिर दिक्कत किस बात की है, खता किस बात की है भाई, ठीक है। फिर तो अपन i1 का वैल्यू निकाल ही लेंगे। तो देखो डेल जेड का वैल्यू क्या आया, तो 3, तो 3 के साथ क्या आएगा 9, फिर ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये प्लस 1 होगा तो ये और ये काटोगे तो माइनस का 3 यहां से मिल गया और फिर माइनस का 2 और माइनस के 2 के साथ क्या आ गया माइनस का 6, तो ये हो गया 27 माइनस 3 और माइनस का 12। कोई दिक्कत यहां तक भाई, यहां तक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? अब देखो तो 27 में से 15 माइनस होंगे तो 12 बचेंगे, तो यानी डेल जेड का वैल्यू अपना कितना आ गया भाई 12 आ गया। डेल जेड का वैल्यू तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी रूप में अपन डेल 1 डेल 2 डेल 3 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और बस अब अपना i1 i2 i3 का वैल्यू आपके हाथ में है, मैथमेटिकल है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है भाई। अब इसमें मेरे को कोई समझाने वाली और कोई समझने वाली चीज बची नहीं है वो मेरे लिए। अभी ये काम आपका है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं तो आपको सॉल्व करा देता हूं, बाकी अब ये सारा काम पूरा तामझाम आपका है। समझ गए मेरी बात? अब देखना बस ये वाली चीजें अपन को चाहिए। अब देखो डेल 1, देखो i1 का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा डेल 1 अपॉन में डेल जेड। i2 क्या होता है, i2 होता है डेल 2 अपॉन में डेल जेड, यहाँ पे मैं जेड को सही लिख दूं। i3 क्या होता है भाई डेल 3 अपॉन में डेल जेड, यही होता है i3। तो i1 i2 मतलब डेल 1 अपॉन में डेल जेड करते i1 का वैल्यू मिलेगा, डेल 2 अपॉन में डेल जेड करते i2 का वैल्यू मिलेगा, डेल 3 अपॉन में डेल जेड करते i3 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब मेरे भाई डेल 1 का आपको वैल्यू चाहिए, मतलब इंपीडेंस वाली सारणी को पकड़ लो, पकड़ लो कस के, दबा के पकड़ लो और दबा के पकड़ के बाद में क्या करना है, छोड़ना ही नहीं है। अरे नहीं, इसमें अपन को कुछ तामझाम करना है। क्या तामझाम करना है, वोल्टेज वाले कॉलम को रिप्लेस करना है। कहां पे 1 आ रहा है मतलब फर्स्ट कॉलम को वोल्टेज कॉलम से रिप्लेस करेंगे, सेकंड थर्ड ऐसे कैसे, 2 आएगा तो सेकंड कॉलम को करेंगे, 3 आएगा तो थर्ड कॉलम को करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम को करोगे रिप्लेस तो सारणिक 2 0 6 इस कॉलम को रिप्लेस किया, सेकंड और थर्ड ऐसे कैसे, यानी -1 3 और 0 और -2 0 और 3 इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो भाई करो कैलकुलेट, तो ये आ गया यहाँ पे 2, तो 2 आएगा तो 9, फिर प्लस 1 तो 1 आएगा तो भाई ये 0 ही हो जाएगा 1 के साथ, और माइनस का 2 तो सारणी का वैल्यू तो आता है ना आपको, तो वो माइनस का 18 हो गया। तो 18 प्लस में 36 तो 54 हो गया डेल 1 का वैल्यू, हो गया ना, डेल 1 का वैल्यू हो गया 54 और डेल 2 का वैल्यू,
और ये रेजिस्टेंस के वैल्यूज आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ओम लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। और अगर आप नहीं लगा रहे हो, आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो उसमें कोई वो नहीं है। अरे रेजिस्टेंस की तो आ रही है, इंपीडेंस वाली सारणी से निकाल रहे तो रेजिस्टेंस ही तो है। अब देखो, अब डेल टू में क्या करोगे सर, फर्स्ट कॉलम तो ऐसे कैसे 3 -1 -2 तो ऐसे कैसे, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दो वोल्टेज कॉलम से यानी 2 0 6 और थर्ड कॉलम ऐसे कैसे -2 0 3। अब देखो तो 3 यह आ गया 0 फिर -2 और ये आ गया -3 और -2 और -2 ले तो कितना आएगा -6। तो ये कितना आ जाएगा भाई माइनस का, ये प्लस का हो गया ना, 6 प्लस में 12 है यानी 18 ओम डेल 2 की वैल्यू आ गई। अब डेल 3 की वैल्यू के ऊपर कंसीडर करें तो फर्स्ट और सेकंड रो तो ऐसे के ऐसे यानी 3 -1 -2 -130 तो ऐसे के ऐसे, थर्ड वाले कॉलम को यहाँ पे रिप्लेस कर दो यानी 2 0 6 को अपन ने रिप्लेस कर दिया, 3 ले तो भाई ये कितना आ गया 18 और फिर +1 तो 1 ले तो -6 और प्लस में 2 तो 2 ले तो ये कितना हो जाएगा -6, 2 ले तो कितना हो जाएगा -6 और यहाँ पे 54 और ये हो गया -6 और ये हो गया -12 यानी 54 - 18 14 यानी ये हो गया 6 और 4 में से 1 गया 36। देखो भाई, देखे चेक करो कोई गलती तो नहीं हुई। चेक करो, अच्छा हाँ यहाँ पे एक गलती कर दी भाई, ये प्लस का आएगा ना, ये 3 इंटू माइनस में आएगा, हाँ सॉरी एक गलती अपन ने यहाँ पे की, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा और ये प्लस का 12 होगा तो ये होगा प्लस में 6 यानी 60 आ जाएगा इसका, है ना। ये अपन ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ये देख लेना, कैलकुलेशन में हो जाता है कभी कभार, है ना। 60 आ जाएगा, कैसे समझ में आई, यानी पहले 3 लिया तो ये क्या आ गया 18, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और ये हटाया तो -6 और प्लस में 2 लिया तो ये और ये हटाएंगे, ये माइनस ये होता है ना, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 16 आ गया। अब बताओ I1 I2 I3 का वैल्यू, और आपको पता है डेल जेड का वैल्यू आपके पास कितना आया 12 है। अब तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ये लो I1 I2 I3 का वैल्यू अपन देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत, अब कोई भी दिक्कत परेशानी तो होनी नहीं चाहिए भाई। अरे इसको क्यों मिटाया अपन ने। अब बताओ I1 का वैल्यू आपको चाहिए, I1 का वैल्यू डेल 1 अपॉन में डेल जेड यानी 54 अपॉन में 12, ठीक है, तो 4 48 और 6.5 60 है ना, तो 4.5 एम्पियर है ना। I1 का वैल्यू कितना आ गया 4.5 एम्पियर, ठीक है, वो तो बाद में वो लिख लेंगे। I2 का वैल्यू देखो, I2 डेल 2 अपॉन में डेल जेड, डेल 2 का वैल्यू कितना आया भाई 18 और अपॉन में 12 यानी 6 से काटोगे 3 अपॉन में 2 तो 1.5 एम्पियर आ गया I2 का वैल्यू, है ना। और I3 का वैल्यू कितना आएगा डेल 3 कितनी है 60 अपॉन में डेल जेड 12 है, तो ये तो फिक्स कट रहा है 5, तो 5 और एम्पियर। अब आपको ये बोले सर ओम से एम्पियर, अरे भाई करंट, धारा करंट है और करंट का वैल्यू किस में आता है एम्पियर में आता है। तो आपको पता चला I1 का वैल्यू आया 4.5 एम्पियर, I2 का वैल्यू आया आपके पास 1.5 एम्पियर और I3 का वैल्यू आया आपके पास 5 एम्पियर। ये आपके पास वैल्यूज आ गए। देखो भाई चेक करो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, मैं एक बार वीडियो को चेक कर लेता हूं, कोई परेशानी दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, हाँ क्लियर, ओके। तो अपन ने लूप एनालिसिस का इक्वेशन समझ लिया है, इक्वेशन अपन ने लूप एनालिसिस का सीख लिया है और क्लास लगभग 37 मिनट की हो गई है और मुझे नहीं लगता इस क्लास को और आगे बढ़ाना चाहिए। नोड एनालिसिस में आज कराना चाहता था लेकिन फिर भी आपके माइंड में यार थोड़ा खिचड़ी बन जाएगी, तो अगर एक क्लास में आज एक ही क्वेश्चन हुआ है कोई बात नहीं, मेन चीज था अपना कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट को डेवलप करना।
अब आने वाली क्लास एक न्यूमेरिकल क्लास और रखेंगे, और मैं बोलता हूं कि 2 न्यूमेरिकल क्लास रखेंगे। एक में सिर्फ अपन नोड एनालिसिस की बात करेंगे, जिसमें पूरा कंसेप्ट ऐसे ही खोलेंगे, एक पूरा लेक्चर लगता है, पूरा लेक्चर और मांगता भी है नोड एनालिसिस और लूप एनालिसिस, एक एक लेक्चर मांगते भी है। तो ये मांगते हैं तो बिल्कुल मांगने दो। और फिर अपन क्या करेंगे, जो थर्ड लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर में अपन नोड एनालिसिस के ऊपर पूरा ऐसे विश्लेषण कर लेंगे, और जो थर्ड लेक्चर होगा ना, इसमें कंप्लीट अपन क्वेश्चंस बात करेंगे, जिसमें फटाफट बातें होंगी। फिर अपन ऐसे नहीं करूंगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि ये आपको पता चलेगा। फिर बस मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसका पैटर्न क्या है, डायरेक्ट आपको फिर सोल्व आपको करना होगा। जो मेन पैटर्न है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो ये अपन करेंगे थर्ड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर तक अपन लूप एनालिसिस, नोड एनालिसिस से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो आने वाले आगामी थर्ड लेक्चर तक, यानी आने वाले 3 लेक्चरों में आप कंप्लीट कर लोगे आपके नोड एनालिसिस और लूप एनालिसिस को। यूनिट का मत सोचना, यूनिट अभी बहुत लंबी है, ठीक है। अभी अपन को प्राचल और पढ़ने हैं और कुछ थ्योरम और है, बस इनके बाद में अपन कर लेंगे, जो कि बहुत आसान चीजें हैं। आपको आज तक आपने जो पढ़ा वो बहुत आसान था, तो वही चीजें हैं। आसान जितना होगा मामला उतना ही सिंपल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फिजिक्स को दमदार बनाने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।